नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। शेर है कि अहले मोहब्बत की सारी तफसीरें एक सी हैं, अहले मोहब्बत की सारी तफसीरें एक सी हैं, रांझे सारे एक से हैं, सारी हीरे एक सी हैं, कभी कभी झनकार सुनाई पड़ती हैं, पांव पड़ी सारी जंजीरें एक सी हैं। तो जो हम लोगों के पांव पड़ी जंजीरें वो सबकी एक सी हैं, पर कभी कभी लोगों को सुनाई देती है। तो हम स्वागत करते हैं इंजीनियर पवन जी। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। सभी साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, मंच पे बैठे अतिथियों को और हमारी नेता इंदु चौधरी जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा परिचय देते हुए संचालक महोदय ने जो शेर सुनाया, उसकी जो लाइन थी कि हमारे तुम्हारे पैरों में पड़ी जंजीरें एक सी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें शिक्षा, रोजगार के तमाम अवसरों से दूर किया गया है या दूर किया जा रहा है, वो बिल्कुल एक जैसी हैं। चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, हमारा आपका संघर्ष बिल्कुल एक जैसा है। मैं पवन यादव पेशे से अध्यापक हूं और गणित का अध्यापक हूं। गणित पढ़ाता हूं बच्चों को। जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको 2 या 3 दिन पढ़ा करके हम जान जाते हैं कि वो बच्चा आने वाले इम्तिहानों में कितने नंबर लाएगा। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि ये जो बहुत सारे बाबा, अजीब अजीब नाम वाले, अजीब अजीब हरकतें करने वाले बाबा जो तुम लोग टीवी पे देखते हो और उनकी कई बातों को सच मानते हो, उनसे बड़ा बाबा तो मैं हूं। 2 दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे गणित में कितने नंबर आने वाले हैं। तो हमारे जो दोस्त, पिछड़े समाज से आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, दलित समाज से आने वाले जो बच्चे हैं, इनको बड़ी आसानी से बरगला लिया जाता है, बुद्धू बना लिया जाता है, बेवकूफ बना लिया जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हम हमेशा से किसानी करने वाली कौम रहे, हम हमेशा से कामगार कौमें रहे, हम काम से मतलब रखने वाले लोग रहे। छल, प्रपंच, धोखा, बेईमानी ये हमारे डीएनए में नहीं रहा, ये हमारी हड्डियों में नहीं रहा, ये हमारी खून में नहीं रहा, और इसी का नतीजा है कि हमें छला गया। एक अवधि के बहुत बड़े कवि हैं जिनकी रचना पे अभी थोड़ा विवाद हुआ है। थोड़ा विवाद हुआ, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसमें एक लाइन पे बड़ा विवाद हुआ। साथियों, मुझे उस लाइन से शिकायत ही नहीं, क्योंकि हम तो ये बात जानते हैं कि आप हमारी पूजा छोड़िए, हमें बराबरी और सम्मान नहीं दे सकते, तो पूजा हमारी क्या करेंगे। लेकिन उसी किताब से, उसी कवि की एक और लाइन है जिससे मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है। उन्होंने लिखा, कौन नृप होए हमें कहानी, और हमारे लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि इस देश का राजा कोई भी हो, उससे हमारा क्या नुकसान है। और किसानी, कामगारी, मजदूरी करने वाले हमारे लोगों ने कहा, हो सकता है ये बात ठीक है, लग रहा है ये बात ठीक है, राजा कोई भी बने, हमें क्या नुकसान। बहुत साल बाद जब इस देश में महात्मा बुद्ध आए, बहुत साल बाद जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और जब उन्होंने कहा कि राजनीति में हिस्सा न लेने का परिणाम ये होता है कि अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगते हैं, तब हमें समझ में आया कि कौन नब होए उससे हमें ही हानि होगी, क्योंकि इस देश की 85% आबादी हम हैं। तो राजा कौन होगा? अगर राजा अयोग्य है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान इस देश की सबसे ज्यादा आबादी को होने वाला है, जो कि पिछड़ा है, जो कि दलित है, जो आदिवासी है, जो महिला है, जो कामगार है, जो मजदूर है। इसलिए राजा का चुनाव प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक तक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों,
मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या कहूंगा। फिर मुझे लगा कि मैं आपसे शिकायत करूंगा। कौन सी शिकायत? चोरी की शिकायत। चोरी हो गई है। आप कहेंगे कि अगर चोरी हुई है तो जाके जो दरोगा जी खड़े हैं, सिपाही जी खड़े हैं, उनके पास जाइए। लेकिन साथियों, चोरी जो हुई है, डकैती जो हुई है, वो मेरी कोई निजी नहीं हुई। किसी ने मेरा रुपया नहीं चुराया, मेरी गाड़ी नहीं चुराई। चोरी डकैती जो हुई है वो मेरे समाज की हुई है। मेरे समाज का भूतकाल, मेरे समाज का भविष्य काल चुराया गया है और चुराया जा रहा है। अब अगर समाज के भूत और भविष्य की चोरी हुई तो इसकी शिकायत हम किसी दरोगा, सिपाही, एसपी, एसएसपी, डीएम, कलेक्टर से नहीं कर सकते। इसकी शिकायत, इसकी रिपोर्ट तो हमें आप ही के पास दर्ज करानी पड़ेगी। इसका फैसला, इसका न्याय, इसका इंसाफ आप ही को करना होगा। कैसे चोरी हुई? आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, स्कूलों की किताबों में पढ़ा होगा कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। एक कहानी है कि एक राजा थे, पता नहीं थे भी कि नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। एक राजा थे जिनका बेटा था, बचपन में शेर के दांत गिन रहा था। मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक चुंगी पर एक महावत अपने हाथी के साथ खड़ा था। मैं उस हाथी को देख के डर गया। मेरे यार दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारा तो खुद का शरीर हाथी के जैसा है, फिर भी मैं उस हाथी को देख के डर गया। आप सोचिए ये बात कैसे संभव है कि एक 8-9 साल का बच्चा शेर के मुंह में दांत गिन रहा था और उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। मेरा दिमाग ठनका कि ये सच नहीं है, सच कुछ और होगा। हाल ही में मेरे दोस्त हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं। जेएनयू का नाम तो आप सुनते ही रहते होंगे। जेएनयू में पढ़ते हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव गगन। धर्मवीर भाई ने पेरियार ललई सिंह यादव पे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथावली लिखी है। धर्मवीर भाई लिखते हैं कि भारत 2 शब्दों से मिलकर बना है, भा प्लस रत। भा का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नॉलेज, और रत का मतलब होता है घूमना। भा का मतलब ज्ञान और रत का मतलब घूमना। इसका मतलब मिट्टी के इस हिस्से में ज्ञान घूमता था। और दोस्तों, वो कौन महापुरुष था जिसे हम ज्ञान का प्रतीक कहते हैं? पूरी दुनिया जिसे एशिया के प्रकाश के नाम से जानती है, वो कोई और नहीं, हमारे तथागत महात्मा बुद्ध थे। तो बुद्ध कहीं रुकते नहीं थे। आपको मालूम है, बहुत ज्यादा मालूम है, बुद्ध रुकते नहीं थे, वो निरंतर टहलते रहते थे। तो जब दूसरे देशों से लोग यहाँ आते थे तो वो देखते थे कि आज की तारीख में बुद्ध इस जगह है, कल उस जिले में है, परसों उस जिले में है। तो वो यहाँ से जब जाते थे तो वहां कहते थे कि अरे भैया, वो अजीब देश है, वहां ज्ञान घूमता है, वहां भारत रहता है। और इस तरीके से हमारे मुल्क का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा।